I welcome you all to the Skylight Institute of Commerce. तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज मनी. तो मनी जो कि हम जानते ही हैं, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं एक्सचेंज करने के लिए. तो मनी बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसको हम यूज़ करके कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर सकते हैं. ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि एक मनी की हेल्प से आपके पास जो है मैं आपसे ले सकती हूँ, मेरे पास जो है वो आप मुझसे ले सकते हो. पर क्या आपने सोचा है जब मनी नहीं थी तब क्या था, है ना? तो बात करते हैं सबसे पहले तो मनी के ही बारे में, है ना? तो मनी इज इन अ वेरी सिंपल टर्म इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ये एक एक्सचेंज करने का माध्यम है ना? तो यानी कि मनी अगर है तो हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, कोई भी चीज़ बेच सकते हैं, हम अदला बदली करते हैं, हम एक्सचेंज करते हैं. अच्छा, पर जब मनी नहीं थी तब क्या था? तब था एक ऐसा सिस्टम जिसे हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. बेसिकली आपको ये पता करना है कि ये बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या था, है ना? समझिए, देखो, अब हम ह्यूमन बीइंग्स हर चीज़ तो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं कि हम खुद ही कपड़े बना लेंगे, खुद ही जूते बना लेंगे, खुद ही बुक्स लिख लेंगे, है ना? खुद ही एग्रीकल्चर करके खुद ही अनाज पैदा कर लेंगे. ऐसा तो नहीं है. हमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हमें किसी और से लेना पड़ेगा. हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, है ना? तो एक्सचेंज इज द बेस ऑफ लाइफ. तो एक्सचेंज भी कैसे हो सकता है ना? इसके दो सिस्टम्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं. वन इज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, अदर इज मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. आज के टाइम पे जो हम सिस्टम फॉलो करते हैं दैट इज मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. पर जब मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज नहीं था तब था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. अब समझिए, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या था? यानी कि जब पुराने टाइम पे मनी नहीं थी तो लोग एक दूसरे के साथ गुड्स को ही एक्सचेंज कर लेते थे. जो भी उनके पास सरप्लस गुड्स होते थे वो उन्हीं को एक्सचेंज करके अपनी वांट्स को पूरा करते थे. फॉर एग्जाम्पल हम ये समझते हैं कि मान लो एक ए पर्सन है. इस ए पर्सन के पास वीट है, ये वीट ग्रो करता है, ठीक है? बट इसको ज़रूरत है राइस की, इसको ज़रूरत है राइस की. पर इसी के सामने एक बी पर्सन है जो राइस ग्रो करता है, पर उसे ज़रूरत है वीट की, है ना? तो ये क्या करेगा? ये ए बी को वीट दे देगा और इससे राइस ले लेगा. वेरी सिंपल, एक्सचेंज कर लिया. कुछ उसके पास था जो मुझे चाहिए था, कुछ मेरे पास है जो उसे चाहिए, तो हम दोनों ने एक्सचेंज कर लिया. ऐसे ही एक एग्जांपल और समझते हैं. जैसे एक एक्स पर्सन है जो क्लोथ्स में डील करता है पर उसे गोल्ड ऑर्नामेंट्स चाहिए. ऐसे ही वाई पर्सन है जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स में डील करता है पर उसे कुछ क्लोथ्स चाहिए. तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे. एक्स उनसे गोल्ड ऑर्नामेंट्स ले लेगा और उन्हें कपड़े दे देगा. ऐसे ही वाई उनको गोल्ड ऑर्नामेंट्स दे के उनसे क्लोथ्स ले लेगा. वेरी इजी. अच्छा, ऐसा कभी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल इनके सामने एक जेड पर्सन हो जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स में डील करता हो पर उससे बदले में टमेटोज चाहिए, है ना? तो क्या ये एक्सचेंज करेंगे? ये नहीं करेंगे. ये एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को एग्जिस्ट कराने के लिए, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को पॉसिबल करने के लिए हमें चाहिए होता है डुअल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जिसे हम बोल सकते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स यानी कि दोहरा इत्तेफाक, ज़रूरतें मैच हों. देखो, ये तो बहुत इजी है कि आपको टमेटोज चाहिए, मेरे पास टमेटोज हैं, आप मुझसे ले लो. ये तो वन कोइंसिडेंस हुआ.
पर दूसरी तरफ मुझे भी आपसे गोल्ड चाहिए, क्या वो आपके पास है? ये दूसरा इत्तेफाक भी होना चाहिए, ये सेकंड कोइंसिडेंस भी होना चाहिए। तो जहां दोनों कोइंसिडेंस होंगे, जहां ड्यूल कोइंसिडेंस होगा, जहां डबल कोइंसिडेंस होगा, वहीं पे बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो देखिए X and Z, they can't make a barter system of exchange, they can't exchange the goods, क्योंकि जो X को चाहिए वो Z के पास है, पर जो Z को चाहिए वो X के पास अवेलेबल नहीं है। पर हाँ, X and Y they can exchange their goods, क्योंकि जो X को चाहिए वो Y के पास है और जो Y को चाहिए वो उसका पोजीशन X के पास है। समझ आया? तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज बेसिकली, ये जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है, दिस इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। ये एक्सचेंज है गुड्स के बदले में गुड्स का। क्लियर? ठीक है। अब आगे देखिए आप जरा, हम जब बात करते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के बारे में, तो आज ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? अगर ये इतना ही अच्छा सिस्टम था, अगर ये इतना ही एफिशिएंट सिस्टम था, तो ये आज के समय पे एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? देखिए, आज के टाइम पे बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसके कुछ लिमिटेशंस थे। समझिए, सबसे पहला तो जब मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया कि X को गोल्ड ऑर्नामेंट्स चाहिए, पर इसके पास देने के लिए क्लोथ्स हैं देने के लिए। Z के पास गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं देने के लिए, मैं इसको बराबर लिखती हूं, ठीक है। इसके पास गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं देने के लिए, पर इसको टमेटोज चाहिए, है ना। Y के पास देने के लिए गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, पर इसको क्लोथ्स चाहिए, है ना। ये इनके पास देने के लिए है, ये इनको चाहिए, ठीक है ना। ये देने के लिए है और ये चाहिए, ये भी देने के लिए है और ये चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम अगर देखें, दो ड्रॉबैक्स तो बिल्कुल क्लियरली हमें नजर आ रहे हैं। पहला कि यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर हमारे पास डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यही बार्टर सिस्टम को एग्जिस्ट करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, और यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये कोइंसिडेंस ही नहीं होता। ये कोइंसिडेंस क्रिएट करना ही बहुत मुश्किल है कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके पास वो सरप्लस में हो जो मुझे चाहिए, ठीक है ना, और जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो मेरे पास सरप्लस में अवेलेबल हो। यही डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट सबसे डिफिकल्ट है, एक ऐसा इंसान ढूंढना, ठीक है ना। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ एनर्जी, है ना। आगे सेकेंड, अब आप ये बताइए, क्या ये जो Z है ये टमेटोज और गोल्ड के एक्सचेंज की बात कर रहे हैं? क्या गोल्ड की वैल्यू और टमेटोज की वैल्यू क्या सेम होती है? नहीं ना, गोल्ड की वैल्यू बहुत हाई है एज कंपेयर टू टमेटोज, और वो अदला बदली किसकी करना चाह रहा है? वो चाह रहा है कि मैं टमेटोज दे दूं और गोल्ड ले लूं। अभी फॉर एग्जाम्पल हम नॉर्मल क्लोथ्स की बात करते हैं और सामने गोल्ड की बात करते हैं। अब ये दोनों एक्सचेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोइंसिडेंस है, डबल कोइंसिडेंस है। पर यहाँ पे आप ये देखिए ना, क्लोथ्स एंड गोल्ड दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे मेजर ऑफ वैल्यू ही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम वैल्यू मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड, कोई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं है। देखो, या तो होता ना कि हम क्लोथ्स के बदले में क्लोथ्स लेते, या हम गोल्ड के बदले में गोल्ड ले लेते, है ना। पर यहाँ पे कोई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू ही नहीं है। कल जब आप अकाउंट्स बनाओगे अपने, तो वहाँ आप कैसे, क्या, किस सिस्टम से आप रिकॉर्ड करोगे उनको? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ना, कि एक तरफ से कुछ चीज़ें मीटर्स में आ रही हैं, लीटर्स में जा रही हैं, ग्राम्स में आ रही हैं, तो मीटर्स में जा रही हैं। अकाउंट नहीं बना सकते हो क्योंकि देयर इज़ नो कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आज के टाइम पे तो बहुत ईजी है, आपसे 100 रुपीज़ दिए, आपसे 50 रुपीज़ ले लिए, है ना, तो 50 रुपीज़ ड्यू रह गए, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो
इस तरीके से यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बार्टर सिस्टम में अकाउंट ही नहीं बना सकते हैं क्योंकि कोई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू ही नहीं है। तो थर्ड मेन ड्रॉबैक इज कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू या मेजरमेंट। फोर्थ, हम डेफर्ड पेमेंट्स नहीं कर सकते हैं। डेफर्ड पेमेंट्स आर एक्चुअली द पेमेंट्स विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर। जो पेमेंट्स आपको फ्यूचर में करनी है वो पेमेंट्स आप यहाँ पे ही नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज के टाइम पे हम कोई लेबर हायर करते हैं, कोई एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, तो इट इज़ वेरी क्लियर कि हमें उन्हें एक महीने के बाद 20,000 रुपीज़ या 30,000 रुपीज़ पे करने हैं। इट इज़ वेरी क्लियर, है ना, और हम उसको करेंगे भी। पर उस टाइम पे अगर हम बात करें बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के टाइम पे, तो बहुत डिफिकल्ट है। हमें पता ही नहीं कि फ्यूचर में हमारे पास सरप्लस में क्या होगा, उनको क्या ज़रूरत होगी, है ना, और पेमेंट किस मोड में करनी है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका डिसएडवांटेज और है, इसका ड्रॉबैक, दैट इज स्टोरेज ऑफ वैल्यू। स्टोरेज इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर, ठीक है ना। ये गुड्स एंड सर्विसेज को आप स्टोर कैसे करके रखोगे, इतना आपको स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी, आप कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हो, सेविंग्स पॉसिबल नहीं है, ये सब चीज़ें स्टोरेज में जाएंगी। सेविंग्स पॉसिबल नहीं है, वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वेल्थ तो क्या है हमारे पास, गुड्स, सर्विसेज, दीज एनिमल्स, दीज अपने सब्जियां, फ्रूट्स, ठीक है ना, फूड ग्रेन्स। अब इनको स्टोर करेंगे, हमारी वेल्थ थोड़ी ना है, कितने टाइम के लिए स्टोर कर लोगे? आफ्टर ऑल दिस ऑल आर दिस वेजिटेबल्स, दिस फूड ग्रेन्स, दिस फ्रूट्स, दिस आर ऑफ पेरिशेबल नेचर। इन एनिमल्स को अगर आप स्टोर, क्या एनिमल्स को अपने पास रखते हो तो उनको पालना होगा, उन्हें फीड करना होगा, ठीक है ना, उनका ध्यान रखना होगा, उनका टेक केयर करना होगा, इट इज़ ऑल्सो कॉस्टली। तो स्टोरेज कॉस्ट बहुत हाई पड़ती है हमें बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में। तो इसीलिए हमें बार्टर सिस्टम ऑफ जो एक्सचेंज है उसके ड्रॉबैक्स को देखते हुए हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जो बहुत ही ईजी मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो, जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स जैसा प्रॉब्लम ही क्रिएट ना हो, ठीक है ना, जो स्टोर करना इजी हो, जो ट्रांजेक्शन्स इजीली करवा सके, जिसको फ्यूचर पेमेंट्स में करना डिफिकल्ट ना लगे, ठीक है, जो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू अच्छे से करे, हर चीज़ को देखते हुए तो हमने इंट्रोड्यूस किया मनी को। हम एक ऐसी चीज़ ले आए कि ये एक मनी, एक ऐसी चीज़ हम ले आए कि अगर हमें कोई भी चीज़ को एक्सचेंज करना होगा तो मनी के साथ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो कोई ए पर्सन है, वो क्लोथ्स में डील करता है और उसे गोल्ड ऑर्नामेंट्स चाहिए। सामने बी पर्सन है, वो शूज़ में डील करता है, ठीक है, पर उसको क्लोथ्स चाहिए। स्टिल दे कैन मेक एक्सचेंज। कैसे? ए बी को क्लोथ्स दे दे और उससे बदले में मनी ले ले, ठीक है ना, क्लोथ्स दे दे और उससे मनी ऑपोजिट से ले ले, ठीक है। और इस मनी से जहां कोई भी पर्सन गोल्ड में डील करता है उस व्यक्ति को मनी दे दे और उससे गोल्ड ले ले। सिंपल है ना। तो मनी के थ्रू आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपली जिस व्यक्ति से आपकी कोई जरूरत पूरी होती है, चाहे आपके पास वो नहीं है जो उसे चाहिए, ठीक है ना, आप बस उसको मनी दे के उससे वो चीज़ ले लें और वो आगे अपनी उस मनी से अपनी ज़रूरत पूरी कर लेगा। समझ आया? तो मनी इज़ अ वेरी इजी टर्म समझने के लिए। इट्स जस्ट अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। हम इसको लेके ही इसीलिए आए थे ताकि हमारा जो एक्सचेंज है वो इजीली एग्जिस्ट कर सके, अब वो इजी हो जाए हम लोगों के लिए, है ना। तो जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के ड्रॉबैक्स थे वही मनी के अब फंक्शंस हैं। मनी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं? देखिए, सबसे पहला अभी हमने पढ़ा कि ये एक्सचेंज को फैसिलिटेट करती है। मनी एक्सचेंज को फैसिलिटेट करती है, इसीलिए ये एक माध्यम ऑफ एक्सचेंज है, ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। सेकेंडली, ये कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट है।
ठीक है ना। ये वैल्यू मेजर करने में मदद करता है, मेजर ऑफ वैल्यू है सबसे पहली चीज़। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ना, कि हम हर चीज़ को मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। इसको मेजर ऑफ वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आज के टाइम पे अगर आपसे कोई पूछे कि आपका घर कितने का है, तो आप कह सकते हो इट इज़ वर्थ 50 lakhs, 80 lakhs, 1 करोड़, है ना, 10 करोड़। आप वैल्यू में बात कर सकते हो, ठीक है ना। कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट है सब चीज़ें। मैं बोलूं कि आप मुझे गोल्ड दे दो, तो आप कह सकते हो कि मैं गोल्ड आपको 1 लाख रुपीज़ का दूंगा, तो बदले में मुझे भी आपको 1 लाख रुपीज़ देने होंगे। अब हर चीज़ की वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड, स्टोरेज ऑफ वैल्यू है। ये मेजर ऑफ वैल्यू है, ये स्टोरेज ऑफ वैल्यू है। स्टोरेज ऑफ वैल्यू कैसे? अब हम आज मनी को स्टोर करके रख सकते हैं। आप अपनी जितनी भी मनी है, आप उनको ड्रॉर्स में, लॉकर्स में, अलमीरा में, ठीक है, ट्रंक्स में, कहीं भी बैंक अकाउंट्स में आप स्टोर करके रख सकते हो। और मनी खराब भी नहीं होती, है ना, मनी खराब नहीं होती। मनी को जब बाहर निकालोगे तब भी उसका वर्थ वैसा ही रहेगा। पर यही अगर आप बाटर सिस्टम में सोचो, आप पेरिशेबल गुड्स को कहाँ स्टोर करके रख सकते हो, तो खराब हो जाएंगे, है ना। आगे, डेफर्ड पेमेंट्स में ये हेल्प करती है। ये डेफर्ड पेमेंट्स में हमारी हेल्प करती है। जैसे हम फ्यूचर पेमेंट्स, जो कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स होती है, हम बहुत इजीली कर सकते हैं। मैंने आपसे कुछ 100 रुपीज़ बोरो किए, तो मुझे आपको फ्यूचर में 110 रुपीज़ देने हैं, तो बहुत सिंपल होगा ये तो, है ना, एक्सचेंज करना। आगे, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का फंक्शन भी परफॉर्म करती है। आज आप चाहो तो दुनिया में किसी भी कॉर्नर में मनी को ट्रांसफर कर सकते हो। किसी भी इंसान को, किसी भी मोमेंट पे, किसी भी दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे, आप यहाँ बैठ के, अमेरिका में बैठे अपने फ्रेंड को भी यहाँ से आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो। बहुत ईजी है। पर यह बाटर सिस्टम में देखें तो ट्रांसफर करना इज़ वेरी ईजी। ट्रांसफर कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है, ट्रेवलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है ना, शिफ्टिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे इट इज़ वेरी ईजी, जितना चाहे आप ट्रांसफर कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं हमारे मनी के। अब अभी तक हमने सिर्फ इतना समझा कि एक मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज होता है जहां पे हम मनी के साथ एक्सचेंज करेंगे। एक होता है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जहां पे हम गुड्स को गुड्स के बदले में एक्सचेंज करेंगे, है ना। सेकेंड, फिर हमने पढ़ा कि कुछ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे, और उन्हीं ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए मनी का इंट्रोडक्शन हुआ। और जब मनी आई अब तो मनी के भी कुछ फंक्शंस हमने पढ़े। तो बेसिकली जो बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स थे वो मनी के फंक्शंस हैं, है ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है आगे के लिए, दैट इज वेरियस टाइप्स ऑफ मनी। मनी की कुछ डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अभी हम एक बार जस्ट वर्बली समझ रहे हैं, इसके बाद विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। अभी तो जस्ट वी आर थॉरली डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट्स, फिर एक क्विक रीडिंग देंगे और क्विक रीडिंग हम स्लाइड्स के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब मनी की जो टाइप्स हैं उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज fiat money and second is fiduciary money। ये एक ही कैटेगरी है। इधर रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, आई एम सॉरी, इट इज फुल बॉडीड मनी क्रेडिट मनी, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फियाट मनी की। ये जो फियाट मनी होती है, देखो फियाट मनी एक ऐसा टाइप ऑफ मनी है जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज, जो कोई भी लीगल अथॉरिटीज के ऑर्डर्स पे इशू करी जाती है, ठीक है, और बिल्कुल एक लीगल टेंडर का काम करती है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज या गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे इशू करी जाती है और सर्कुलेट करती है किसी भी इकोनॉमी में। सिंपल, जैसे हमारी इंडियन करेंसी, इंडियन रुपीज, यानी हमारे करेंसी कॉइन्स, नोट्स, ये सब कुछ हम फियाट मनी में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है फिड्यूशरी मनी। Fiduciary money is not backed by the government authorities या government orders, is not backed by government orders
और अथॉरिटीज, बल्कि इसका जो एक्सचेंज होता है वो ट्रस्ट के बेसिस पे होता है। इसका ऑर्डर के बेसिस पे आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। इट्स अ लीगल टेंडर। आप इसको एक्सेप्ट करने से डिनाई नहीं कर सकते हो कि मैं आपसे मनी नहीं लूंगा, आपको लेना ही होगा बिकॉज इट इज अ लीगल टेंडर, ठीक है ना। पर यहाँ पे फिड्यूशरी मनी को आप एक्सचेंज करते हो बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द टू पार्टीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चेक। अब आप तो मुझे चेक में पेमेंट करनी है, तो वो हमारा ट्रस्ट होगा कि मैं आपसे चेक लेना चाहती हूँ कि नहीं। वो मेरी विश होगी, वो मेरी डिजायर होगी, वो मेरी विल होगी। अगर मुझे नहीं लेनी तो मैं मना कर सकती हूँ कि मुझे चेक में पेमेंट नहीं लेनी या मुझे चेक में पेमेंट नहीं करनी, तो वो फिड्यूशरी मनी है। क्लियर। आगे फिर आता है बेटा फुल बॉडीड मनी। देखो जो एक मनी होती है ना, मनी, यहां पे मनी की एक टाइप की हम बात करते हैं कॉइन्स। अब मान लो ये एक कॉइन है, ये कॉइन किसी मेटल का बना होगा, लाइक गोल्ड का, सिल्वर का, ठीक है, या किसी मिक्स्ड मेटल का, किसी मेटल का ही बना होगा। तो जिस मेटल से वो बना है, जिस मटेरियल से वो बना है, उसे हम बोलते हैं मटेरियल वैल्यू या कमोडिटी वैल्यू या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू। पर इसके अपोजिट इसकी जो फेस वैल्यू होती है, जिसके ऊपर छपा है लाइक 5 रुपीज, तो ये जो 5 है, ठीक है, ये जो 5 है ये होती है इसकी फेस वैल्यू, इसकी मनी वैल्यू, इसकी मार्केट वैल्यू, ठीक है ना। उसे तो दो तरह की वैल्यूज होती हैं एक मनी की। एक होती है कमोडिटी वैल्यू, जिस मटेरियल से वो बना है उसकी मटेरियल वैल्यू। सेकेंड है उसकी मनी वैल्यू, ये 5 रुपीज का है और ये मार्केट में 5 रुपीज की वर्थ रखता है, उसकी वर्थ बताता है। क्लियर। तो जब हम बात करेंगे फुल बॉडीड मनी की, तो इस केस में हमारा जो कमोडिटी वैल्यू है वो उसकी फेस वैल्यू या मनी वैल्यू के बराबर होगा। जैसे अगर कोई 100 रुपीज का कॉइन है और वो उसमें 100 रुपीज का ही गोल्ड लगा है, या 100 रुपीज का ही सिल्वर है, या 100 रुपीज का ही उसमें मेटल है, ठीक है ना, तो उसके 100 रुपीज के मेटल के बदले में वो मार्केट में सर्कुलेट भी 100 रुपीज की फॉर्म में ही हो रहा है, ठीक है। तो वो 100 इक्वल्स टू 100, यानी कि दैट इज अ फुल बॉडीड मनी। और ये मनी कब थी? इन ब्रिटिश टाइम्स, ठीक है, या आप कह सकते हो पहले जब किंग्स का टाइम होता था तब गोल्ड के कॉइन्स चलते थे, सिल्वर के कॉइन्स। ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो सिल्वर के कॉइन्स चलते थे वो पूरी तरह से फुल बॉडीड मनी थे, ठीक है। पर आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे जो मार्केट में मनी चलती है दैट इज क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी में क्या होगा? क्रेडिट मनी में क्या होगा कि हमारी जो मार्केट वैल्यू होगी उस मनी की, जो मॉनेटरी वैल्यू होगी, वो उसकी कमोडिटी वैल्यू के बराबर नहीं होगी, यानी कि उसकी मनी वैल्यू ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू उसकी कमोडिटी वैल्यू की। जैसे जो आज के टाइम पे आप कॉइन्स देखते हो लाइक 10 रुपीज, 5 रुपीज, 2 रुपीज कॉइन, वो कॉइन का जो मेटल है वो 5 रुपीज का नहीं है, उसमें वो 5 से कम होगा। जो 10 रुपीज का कॉइन है उसमें जो मेटल है वो 10 रुपीज की वैल्यू नहीं रखता, उसकी मार्केट वैल्यू 10 रुपीज है, पर वो 10 रुपीज से कम वैल्यू रखता है। तो दैट मीन्स कि उसकी जो कमोडिटी वैल्यू है वो मनी वैल्यू से कम है, क्योंकि अगर वो ज्यादा होती तो हम लोग तो उसको मेल्ट करके बेच देते और हम सब वेल्दी होते आज के टाइम पे, है ना। तो इसीलिए जो आज के टाइम पे हम मनी यूज करते हैं दैट इज क्रेडिट मनी, जिसका मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन द कमोडिटी वैल्यू। क्लियर। तो एक बार हम थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स इनको देखते हैं, ठीक है। सी, तो सबसे पहले आता है हमारे पास मीनिंग ऑफ मनी। तो a thing which is commonly acceptable or commonly accepted as a medium of exchange is called money. Clear? For example, a rupee in India, a dollar in US. ठीक है। Next. Two systems of exchange are there. One is the barter system of exchange. One is barter system of exchange and the other is monetary system of exchange. Third,
The barter system of exchange is a system where goods are exchanged for goods. ये आप कह सकते हो commodity is exchanged for ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सीसी इकोनॉमी। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स अ बेसिक कंडीशन। तो अगर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एग्जिस्ट करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स के कारण ही एग्जिस्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो हमने पढ़ा कि सबसे पहला जो ड्रॉबैक है दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ wants. The double coincidence of wants means a situation when one person is in possession of the goods which are required by some other person and vice versa, है ना? Second is the difficulty in storage of value. Third is lack of common unit of value. कोई common unit of value नहीं है. And the last is difficulty in deferred payments. Clear? आगे मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में मनी इज द मेन एलिमेंट, ठीक है। तो मनी विल एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड गुड्स आर नॉट सोल्ड फॉर गुड्स। अब गुड्स को गुड्स के बदले में सेल नहीं किया जाएगा, इंस्टेड गुड्स आर सोल्ड फॉर मनी, मनी के बदले में उसको सेल किया जाएगा। मनी, a thing which is commonly accepted as a medium of exchange is known as money. For example, a rupee in India and a dollar in US. Introduction of money has separated the transactions of sale and purchase. इस point को समझो। देखो, बार्टर सिस्टम में क्या था, मैं आपसे कुछ लूंगी और उसी टाइम पे मैं आपको कुछ दूंगी, यानी कि मैं आपसे कुछ खरीदूंगी तो मुझे उसी टाइम पे आपको कुछ सेल भी करना होगा, है ना। तो सेल एंड परचेज दे यूज टू अकर एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर अभी इसमें क्या होता है, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में मैंने आज आपसे कुछ बाय कर लिया, आपको पैसे दे दिए, तो जरूरी नहीं है कि मुझे आपको कुछ बेचना भी है, ठीक है ना। आप कभी अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए होगा तो आप मुझसे बाय कर लोगे। तो सेल एंड परचेज दे डू नॉट ऑलवेज अकर एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज सेपरेटेड द ट्रांजैक्शंस ऑफ सेल एंड परचेज। फाइन। अब फंक्शंस ऑफ मनी, तो सबसे पहले हमारे पास आता है, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में हमने यही पढ़ा कि मनी इज द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज बिटवीन द टू पार्टीज। Store of value, here it should be second point, here it should be third point, ठीक है, and this should be fourth point. तो स्टोर ऑफ वैल्यू, हम मनी को स्टोर करके रख सकते हैं आज के टाइम पे, है ना, इन अवर बैंक अकाउंट्स, इन लॉकर्स, इन वट एवर प्लेस, है ना। तो मनी की एक स्टोरेज वैल्यू है जो आपकी वेल्थ क्रिएट करने में मदद करती है, आपकी सेविंग्स करने में मदद करती है। थर्ड, मेजर ऑफ वैल्यू, आपको वैल्यू मेजर करने में मदद करती है। आज आप कह सकते हो कि आपके पास जो एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टी है, वो कितनी वर्थ रखती है, उसकी वैल्यू क्या है, वो आपको वैल्यू मेजर करने में हेल्प करती है, ठीक है। फिर आता है अपने पास स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, हमें फ्यूचर पेमेंट्स करने में मनी फैसिलिटेट करती है। कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स, द फ्यूचर पेमेंट्स, द पेमेंट्स विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर, वो हम मनी के साथ इजीली कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी की। तो देखो, फियाट मनी एंड फिड्यूशरी मनी, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। तो फियाट मनी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज देखो, इशूड बाय द ऑर्डर एंड अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ऑर्डर्स या अथॉरिटी पे ही इशू करी जाती है। इसमें कंट्री के सारे नोट्स, कॉइन्स जो लोग लीगली बाउंड है एक्सेप्ट करने के लिए, वो सर्कुलेट होते हैं, वो इंक्लूड होते हैं। तो फियाट मनी इंक्लूड ऑल द नोट्स, ऑल द कॉइन्स विच द पीपल इन कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट, उन्हें एक्सेप्ट करना ही होगा बाय द ऑर्डर्स ऑफ लॉ, ठीक है। फिड्यूशरी मनी, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट के कारण ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनता है between the payer and the
पे, अगर हम दोनों पार्टीज के बीच में ट्रस्ट है, हम ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो मनी होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, चेक्स आर फिड्यूशरी मनी, तो मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया चेक्स, ठीक है। एज दीज आर एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ, these are not accepted, here not word is missing, आप इसको गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसके बाद हमारे पास आता है फुल बॉडीड मनी। तो देखो, मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स, फुल बॉडीड मनी, मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स whose commodity value, जिसको मैंने आपको अभी क्या बताया, इट कैन बी इंट्रिंसिक वैल्यू, हम इसको इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं, मटेरियल वैल्यू भी बोलते हैं। तो commodity value is equal to the money value, the commodity value is equals to the money value, ठीक है। एग्जाम्पल, a rupee coin during British period। क्रेडिट मनी, तो मनी ऑफ विच मनी वैल्यू, यानी कि उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। एग्जाम्पल, प्रेजेंट मेटल कॉइन्स इन इंडिया, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, आज के जो प्रेजेंट मेटल कॉइन्स है इंडिया में, उनका जो मनी वैल्यू है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू द कमोडिटी वैल्यू। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि एक तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के ड्रॉबैक्स, दूसरा मनी के फंक्शंस, तीसरा मनी की कुछ टाइप्स। अगले पार्ट में इस वीडियो के हम पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है ना, कि मनी की सप्लाई क्या है, सब कुछ मेजर्स ऑफ मनी एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मनी दैट इज हाई पावर्ड मनी, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।